हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं जो हमारी क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक है उसका एक चैप्टर है द इंटरव्यू, उसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो देखो इस वीडियो के बाद में हमें जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा एक एक करके सारी कंप्लीट चैप्टर है उनकी सीरीज आपको मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करें कि इस चैप्टर में क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे और जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है उसके लास्ट में आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनके आंसर्स है वो आपको साथ में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें हमारे इस चैप्टर द इंटरव्यू के बारे में। तो सबसे पहले इंटरव्यू चैप्टर की बात है तो उनके ऑथर की बात होगी। तो ऑथर में कौन है, हमारे जो इस चैप्टर द इंटरव्यू के ऑथर है वो है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। देखो लिखा है वाज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एट पीटर हाउस कैम्ब्रिज, कि ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वहाँ पर ये हिस्ट्री के स्टूडेंट थे। और आगे लिखा है ही वाज ए रिपोर्टर फॉर प्राइवेट आई फॉर 10 years एंड हैज़ रिटर्न फीचर्स फॉर वेनिटी फेयर। तो साथ में ये किसका काम करते थे, तो छोटा मोटा राइटिंग का काम भी करते थे वेनिटी फेयर के लिए और एक प्राइवेट रिपोर्टर का काम भी करते थे। अब देखो जो हमारे लिए जो काम की बात है वो ये है कि लिखा है following is an excerpt taken from his introduction to the Penguin Book of Interviews, an anthology from 1859 to present day। कि जो हमारा ये जो लेसन दिया गया है, ये जो लाइन जो ग्रीन अंडरलाइन की गई है वो हमारी इस लेसन के बारे में बताई गई है कि जो ये द इंटरव्यू जो हमारा लेसन है उसमें क्या है या फिर ये कहाँ से लिया गया है। तो ये क्या है, एक एक्सेप्ट है, एक छोटा सा मतलब एक पार्ट उठाया गया है कहाँ पर, कहाँ के लिए, हिज इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक। अब इनकी एक बुक का नाम है जो नाम है द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज एंड एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे। तो ये एक इनका जो इतना लंबा चौड़ा नाम है वो एक सिंगल बुक का नाम है जिसमें क्या किया गया है, ये एक एंथोलॉजी है। मतलब एंथोलॉजी किसको बोलते हैं, जिसमें हिस्ट्री का कलेक्शन किया जाता है। मतलब हिस्ट्री की जो घटनाएं होती है उनको क्या कर दिया गया है, एक कलेक्शन ले लिया गया है कि जो बहुत सारे अब तक के जो इंटरव्यू प्रेजेंट डे तक जब तक ये बुक पब्लिश हुई थी तब तक जितने भी इंटरव्यू हुए थे उनके जो पार्ट थे वो वहाँ से उठाते और उनको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर रखते थे। तो इनका ये इंट्रोडक्शन दिया गया है जो द इंटरव्यू है। तो हमारे चैप्टर में भी देखो हमें क्या मिलेंगे, दो पार्ट मिलेंगे। पार्ट फर्स्ट मिल रहा है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम पार्ट सेकंड। तो जो ये हमारा पार्ट फर्स्ट है वो ओनली इस इंटरव्यू के बारे में बताया गया है कि ये जो इंटरव्यू है ये होता क्या है, कौन लेता है, कैसे लेता है, कितना सही है और कितना गलत है या सही है या नहीं है, जो भी है वो हम इसको चैप्टर को रीड करेंगे आगे तब हमें इस बात का पता चलेगा। तो इस मतलब जो मेन बात यह है इस पार्ट फर्स्ट को पढ़ने की कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट होगा इस चैप्टर का वो यही है। जो पार्ट फर्स्ट में से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पार्ट फर्स्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक बार हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और मैं आपको लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड बताने की कोशिश करूंगा और आपको एक बार इनको ध्यान से देखना है। और जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो पहले से मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। लिखा है सिंस इट्स इन्वेंशन ए लिटिल ओवर 130 ईयर्स एगो। कब की बात हो रही है, सिंस मतलब तब से, कब से जब इसका इन्वेंशन हुआ था। इन्वेंशन मतलब जब ये स्टार्ट हुआ था ए लिटिल ओवर 130 ईयर्स एगो, कि ज़्यादा समय नहीं हुआ, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, स्टार्ट हुए लगभग 130 ईयर्स की बात हो रही है, 130 साल पहले की बात हो रही है। द इंटरव्यू हैज़ बिकम ए कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म, कि जो ये इंटरव्यू था वो क्या बन चुका है, अब जब स्टार्ट हुआ था तब से लेकर अब ये जो इंटरव्यू है वो जर्नलिज्म मतलब जो पत्रकारिता की बात हो रही है, जर्नलिस्ट की बात हो रही है, उनके लिए एक बिल्कुल क्या हो चुका है, कॉमन प्लेस बन चुका है। कॉमन प्लेस का मतलब ये मतलब एक बिल्कुल आम बात बन चुकी है, कॉमन या फिर ऑर्डिनरी। कॉमन प्लेस का मतलब बिल्कुल एक आम बात बन चुकी है इंटरव्यू लेना और देना। देखो एक बात और यहाँ पर जो ध्यान देने की बात है वो यह है कि हर बार इंटरव्यू जहाँ भी इंटरव्यू लिखा हुआ आएगा उससे पहले हमें द लिखा हुआ आएगा। तो द का मतलब कुछ और नहीं है, बस ये द इंटरव्यू की ही बात हो रही है। लेकिन इसको ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए मतलब इस पर ज़्यादा फोस्ट करने के लिए क्या कर दिया गया है, इसको द इंटरव्यू के लिए लिखा गया है। आगे लिखा है टुडे, कि आज ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट, कि आज के टाइम पर प्रेजेंट टाइम में जो कोई भी लिटरेट पढ़ा लिखा है विल हैव रीड एन इंटरव्यू, कि उसने जरूर कोई ना कोई इंटरव्यू पढ़ा होगा एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स। लिखा है हु हैव रीड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट ऑफ इन देयर लाइव्स।
कि अपने जीवन में कोई ना कोई पॉइंट पर एक इंटरव्यू का सामना उन्होंने जरूर किया होगा, एक इंटरव्यू को जरूर पढ़ा होगा। वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर। भाई एक जो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करें तो हर पर्टिकुलर पर्सन ने या तो इंटरव्यू को फेस किया होगा या फिर इंटरव्यू कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या फिर देखा होगा। भाई अब तो हम इंटरव्यू देख भी सकते हैं, लेकिन पहले इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, तो पहले इंटरव्यूज़ कहाँ होते थे, सिर्फ हमें न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में ही हमें मिलते थे। तो बात की जा रही है, और एक दूसरा जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है, मतलब दूसरे नज़रिए से, दूसरे तरीके से बताया गया है कि सेवरल थाउजेंड्स ऑफ सेलिब्रिटीज हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर, कि हर साल हजारों की संख्या में जो सेलिब्रिटीज है वो किसका सामना करते हैं, वो फेस करते हैं किसको, इंटरव्यू को। सम ऑफ देम रिपीटेडली, और उनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जो रिपीटेडली मतलब बार बार में रिपीट करते रहते हैं, मतलब हर थोड़े से टाइम बाद में इंटरव्यू का सामना करते हैं, इंटरव्यू देते हैं या फिर लेते हैं। सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू। तो भाई इसमें फिर सरप्राइज वाली कोई बात होगी ही नहीं। भाई जो इस चीज़ को फेस करेगा वो इसके ऊपर अपने ओपिनियन तो दे ही सकता है, भाई हाँ ये सही है गलत है। ओपिनियन का मतलब क्या होता है, अपने विचार देना। नेक्स्ट आगे लिखा है ऑफ इट्स फंक्शंस। अब देखो ओपिनियन किस बात पे, इंटरव्यू के फंक्शंस पे, कि इंटरव्यू किस प्रकार काम करता है, इसका मेथड्स की, मेथड क्या है, किस तरीके से इंटरव्यू लिया जाता है, किस तरीके से दिया जाता है, एंड मेरिट्स। और मेरिट्स का मतलब इसके जो बेनिफिट्स है उनके लिए, कि इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं, वेरी कंसिडरेबली। मतलब बिल्कुल ही ये जो बात है वो क्या हो चुकी है, वेरी कंसिडरेबली, मतलब बहुत ज़्यादा जोर शोर पर इनके बारे में ये लोग बताते हैं, इनके फंक्शंस के ऊपर, मेथड्स के ऊपर और मेरिट्स के ऊपर। कंसिडरेबली का मतलब बहुत ज़्यादा, अत्यधिक बोल सकते हैं हम इसको। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स फॉर इट एज बीइंग। अब भाई चलो ठीक है, अपना ओपिनियन दे दिया, लेकिन कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रावेगेंट। अब एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है, एक्सीडिंग रिस्पॉन्सिबल बाउंड्स, की बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ज़्यादा तरीके से क्लेम करते हैं। क्लेम का मतलब क्या होता है, अपना दावा करते हैं, अपनी बात रखते हैं किसके ऊपर, फॉर इट्स एज बीइंग, मतलब एक ह्यूमन बीइंग होने के लिए, होने के तौर पर, एक इंसान होने के तौर पर वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं, बहुत ज़्यादा क्लेम डालते हैं कि इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म, कि अगर इंटरव्यू की एक हाईएस्ट फॉर्म देखी जाए, मतलब जो उच्च स्तर का, बड़े से बड़े लेवल का जो इंटरव्यू है, ए सोर्स ऑफ ट्रूथ, वो क्या माना गया है इन सेलिब्रिटीज़ के ट्रूथ का, मतलब इनका सच जानने का हमारे पास क्या है, ये जो इंटरव्यू है वो सोर्स है। सोर्स ऑफ ट्रूथ का मतलब है सच जानने का जो नजरिया है वो। नेक्स्ट लिखा है एंड इट इन इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट। और अगर प्रैक्टिस की बात करें इसकी, तो ये क्या है, एक आर्ट है, मतलब इंटरव्यू देना और लेना एक मतलब दोनों के लिए क्या है, ये कि आर्ट है, मतलब कला है। अदर्स, और कुछ जो अन्य बातें बताई गई है वो बताई गई है यूजुअली, कि अक्सर सेलिब्रिटीज हु सी देमसेल्व एज सेलिब्रिटीज हु सी देमसेल्व एज इट्स विक्टिम, कि कुछ सेलिब्रिटीज है वो अपने आप को क्या देखते हैं, इसका एक विक्टिम देखते हैं। विक्टिम का मतलब क्या होता है, शिकार, कि अपने आप को क्या मानते हैं, इसका एक शिकार मानते हैं। माइट डिस्पाइट द इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स, कि वो लोग क्या बोलते हैं इसके लिए, कि जो कुछ जो सेलिब्रिटीज है वो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, हु सी देमसेल्व एज इट्स विक्टिम, जिसको जो अपने आप को इसका एक शिकार बताते हैं। माइट डिस्पाइज, डिस्पाइज का मतलब क्या होता है, डिस्पाइज का मतलब होता है टू डिसलाइक इंटेंसिवली और लोथ, मतलब बहुत ज़्यादा इस चीज़ से वो नफरत करते हैं, घृणा करते हैं इस चीज़ से। क्यों करते हैं, क्योंकि द इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन, कि कई बार क्या होता है अनवारंटेड, मतलब बिना बताए, इंट्रूजन, इंट्रूजन का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती प्रवेश कर लेना, घुसपैठ करना जो वर्ड होता है वो। आगे लिखा है कोजिंग डिसरप्शन और एनॉय थ्रू बीइंग अनवेलकम और अनइनवाइटेड, मतलब बिना किसी वेलकम किए हुए, बिना इनवाइट किए हुए लोग वहाँ पर, मतलब उन लोगों के पास पहुँच जाते हैं और उनसे क्वेश्चन, जैसे हम देखते ही हैं अभी टीवी में भी बहुत बार आता है कि जैसे कोई सेलिब्रिटी जो ये होते हैं, जर्नलिस्ट लोग होते हैं, उनको दिखते हैं वो भाग के उनके पीछे हो जाते हैं और उनसे कुछ ना कुछ पूछना शुरू कर देते हैं। तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गलत मानते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वो नफरत करते हैं, क्योंकि ये इंट्रूजन का काम होता है कि ज़बरदस्ती वो उनके घर तक पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट लिखा है और फील दैट इट समहाउ डिमिनिशेज देम। डिमिनिश करने का मतलब क्या होता है, मेड स्मॉलर और इनसिग्निफिकेंट, मतलब वो अपने आप को इससे क्या मानते हैं, अपने आप को थोड़ा सा छोटा मानना शुरू कर देते हैं। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर
primitive culture, it is believed that if one take a photograph portrait of somebody then one is stealing that person's soul। अब देखो क्या बताया गया उनके द्वारा कि भाई हाँ वो अपने आप को छोटा फील कैसे करते हैं। बोल रहा है कि जैसे कि इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स, प्रिमिटिव कल्चर मतलब स्टार्टिंग की बात होती है, जब ये बात शुरू होती प्राइमरी मतलब प्राइमरी स्टेज की बात हो रही है। और अगर इसका सही मीनिंग देखें, प्रिमिटिव स्टेज का मतलब होता है रिलेटिंग टू एन अर्ली और ओरिजिनल स्टेज और स्टेट, मतलब इसकी वास्तविकता के ऊपर बताई गई है कि जो इसका वास्तविक स्तर है उसके बारे में बताया गया है। लिखा है कि वो ये लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि इफ़ समवन टेक्स ए फोटोग्राफ पोर्ट्रेट ऑफ समबडी, की कोई आदमी किसी का क्या लेता है फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ कौन सी, पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब जिसे हम अभी प्रेजेंट टाइम में बोल सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटो, जिसमें हम शोल्डर्स तक और फेस की बात करते हैं। देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन साउल। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आदमी किसी का फोटोग्राफ ले रहा है एक पोर्ट्रेट के रूप में, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, स्टीलिंग दैट पर्सन साउल। इसका मतलब वो उस आदमी की साउल, आत्मा को चुराने का काम कर रहा है। नेक्स्ट लिखा है वीएस नेपोल फील्ड्स। अब देखो जो अलग अलग जो बड़े बड़े राइटर्स थे, सेलिब्रिटीज थे, वो अब अपने अपने ओपिनियन इसके बारे में रखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें वीएस नेपोल की, तो हमें 3-4 लोगों का नाम दिया जाएगा और उनके जो ओपिनियंस है वो भी हमारे सामने होंगे, तो हमें उनको एक बार ध्यान से पढ़ना है और याद करने की कोशिश करनी है। लिखा है वीएस नेपोल फील्स दैट सम पीपल आर वाउंडेड बाय इंटरव्यूज, की जो वीएस नेपोल है वो इस इंटरव्यू के मामले में मानते हैं कि कुछ लोग क्या होते हैं वाउंडेड का मतलब जख्मी होते हैं बाय इंटरव्यूज, इंटरव्यू के द्वारा कुछ लोग क्या हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। एंड लूज ए पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, ऐसे उनको ऐसा फील होता है कि जैसे उनका जो बॉडी पार्ट है उसका मतलब, या फिर कोई उनकी बॉडी का जो पार्ट है वो उनसे क्या हो चुका, लूज हो चुका, वो खो चुके हैं। लुइस कैरोल। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है लुइस कैरोल। वो क्या बोलते हैं, द क्रिएटर ऑफ एलाइस इन वंडरलैंड। ये एक मतलब जो बुक थी, बुक का नाम है वाज सेड टू हैव हैड ए जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यू। इसको क्या कहा गया है कि ए जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड इट। तो भाई उन्होंने कहा है कि ये एक इंटरव्यू लेना क्या होता है, एक जस्ट हॉरर। अब इस जस्ट का मतलब वो जो केवल ओनली वाला वो नहीं है, इसका मतलब है वेल फाउंडेड या जस्टिफाइबल, मतलब जिसके बारे में वो क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं कि वो एक ऐसा डर बन चुका है उनके लिए। एंड ए नेवर कंसेंटेड, कंसेंटेड का मतलब कंसेंट करने का मतलब होता है एग्रीमेंट टू डू समथिंग, मतलब अलाउ करना, अनुमति देना, टू बी इंटरव्यूड। भाई वो इसको इतनी बड़ी बात मानते हैं, एक हॉरर के जैसे देखते हैं और अपने आप को कभी भी अलाउ नहीं करेंगे क्या करने के लिए, इंटरव्यूड के लिए, मतलब इंटरव्यू देने के लिए कभी भी अपने आप को अलाउ नहीं करेंगे। आगे लिखा है इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लियोनाइज्ड which made him thus repel would-be acquaintances, interviewers and the persistent petitioners for his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement। देखो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, वो ये बोल रहे हैं कि इंटरव्यू के बाद में वो अपने आप को कैसा फील करता है, एक आदमी जो क्या फील करता है, लियोनाइज्ड का मतलब लोइन के जैसे। अब देखो नाम से पता चल रहा है कि क्या है ये लियोनाइज्ड, इसका मतलब क्या होता है, वैसे ट्रीट एज ए सेलिब्रिटीज। भाई जैसे ही भाई इंटरव्यू ले लिया जाएगा तो फिर आपके साथ लोग हैं वो कैसा बिहेव करेंगे, एक सेलिब्रिटीज के जैसे बिहेव करेंगे। देखो इसमें भी लिखा है गिव ए लॉट ऑफ पब्लिक अटेंशन एंड अप्रूवल टू, मतलब इसमें पब्लिक का अटेंशन बहुत ज़्यादा होगा, विच मेड हिम। अब देखो इससे भाई चलो ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें भाई, इंटरव्यू के बाद में आपका जो पब्लिक अटेंशन वही तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इसके बाद में वो बता रहे कि भाई इसका जो डिमेरिट्स है, इसके जो हानियां है, नुकसान है, वो क्या है। दस रेपेल, इसलिए वो क्या रहना चाहते हैं, इससे दूर रहना चाहते हैं। वुड बी एक्वेंटेंसेज, तो वो अपने आप को इस चीज़ से दूर रखना चाहते हैं। अब उनमें से कौन कौन से लोग आएंगे जिनसे वो दूर रहना चाहते हैं। पहले बात वो तो रही है एक्वेंटेंसेज की। अब एक्वेंटेंसेज का मतलब क्या होता है, जो साथ में काम करता है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि कुछ लोग जो हमें देखो लिखा है ए पर्सन हु नोज स्लाइटली बट हु इज नॉट ए क्लोज फ्रेंड। एक लोग जो एक आदमी, एक पर्सन जो हमें जानता है, स्लाइटली मतलब थोड़ा बहुत जानता है लेकिन क्लोज फ्रेंड नहीं है, मतलब छोटी मोटी जानकारी है, उसको क्या बोलते हैं, एक्वेंटेंसेज। या फिर मतलब सही से देखें तो इसका मतलब सहकर्मी होता है, लेकिन सहकर्मी में भी क्लोज फ्रेंड भी होते हैं, वो अलग बात है। इंटरव्यूअर्स, इंटरव्यू वाले लोगों से भी वो दूर रहते हैं। एंड द परसिस्टेंट पेटिशनर्स। अब परसिस्टेंट और पेटिशनर, इन दो वर्ड का मतलब है, देखो परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, रिफ्यूज टू गिव अप और लेट गो, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गिव अप नहीं करते, मतलब हार नहीं मानते। किस मामले में,
पेटिशनर का मतलब ए पर्सन हु प्रेजेंट्स ए पेटिशन ऑन टू एन अथॉरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर कोज। मतलब परसिस्टेंट पेटिशनर का मतलब क्या होता है कि ऐसे लोग जो अपने फायदे के लिए हार नहीं मानते। जैसे इंटरव्यू वालों को देखा होगा, ये जो पत्रकार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना वो माइक लेके पीछे पीछे भागते रहते हैं, बस वो हार नहीं मानते। वो उनको कुछ बोलते जाओ, मतलब वो भीड़ में भी घुसे रहेंगे और पीछे पीछे भागते रहेंगे, वो हार नहीं मानते कभी भी। तो वो होता है परसिस्टेंट पेटिशनर फॉर हिज ऑटोग्राफ। और वो किसके लिए करते हैं ये सब? ऑटोग्राफ के लिए। भाई जैसे आप लियोनाइज्ड हो जाएंगे, मतलब सेलिब्रिटी के जैसे ट्रीट किया जाएगा आपके साथ में। लियोनाइज्ड का मतलब आया था अभी, भाई जैसे ही सेलिब्रिटी का जैसे ट्रीट किया जाएगा तो लोग क्या करेंगे, फिर ऑटोग्राफ के लिए आपके पीछे पीछे भागते रहेंगे। और वो लोग कैसे होंगे? बिल्कुल परसिस्टेंट होंगे, मतलब हार नहीं मानने वाले होंगे, वो आपको परेशान करते ही रहेंगे। ही वुड आफ्टरवर्ड्स रिलेट। अब इसके बाद में वो देखो क्या करते हैं, रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल। अब उसके बाद वो एक स्टोरी रिलेट करते हैं, हमें एक स्टोरी बताते हैं अपनी, जिसमें किसकी बात की गई है? सक्सेस की बात की गई है, जिसमें वो सफल हुए थे साइलेंसिंग ऑल सच पीपल की। इस प्रकार के सब लोगों का मुंह बंद करने में वो सफल हुए थे, सक्सेस मिली थी उनको विथ मच सेटिस्फेक्शन एंड अम्यूजमेंट। और वो सक्सेस भी ऐसे मिली थी जो कि कैसी थी? सेटिस्फैक्टरी थी, और अम्यूजमेंट मतलब खुशी। सेटिस्फेक्शन मतलब संतुष्टि वाली, और अम्यूजमेंट मतलब खुशी वाली, खुशी उसको फील हुई थी। और क्या करने में? उनको साइलेंस करने में, मतलब चुप करने में, उनका मुंह बंद करने में। अब नेक्स्ट लिखा है रूडयार्ड किपलिंग। नेक्स्ट जिनके बारे में बात की गई है वो है रूडयार्ड किपलिंग। एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कंडेम्पटरी एटीट्यूड टुवार्ड्स द इंटरव्यूअर, कि वो अपनी जो और वो ज़्यादा अपना एटीट्यूड है वो मतलब एक्सप्रेस करते हैं किनके प्रति? कंडेमनेटरी का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, कि वो इस चीज़ से बिल्कुल क्या करते हैं? नफरत करते हैं, डिस्गस्ट करते हैं, कि घृणा करते हैं इस चीज़ से। किस चीज़ से? इंटरव्यू से। अब वो बोल रहे हैं हिज वाइफ की, जो उनकी वाइफ थी कोरोलिन। उनके वाइफ का नाम क्या है? रूडयार्ड किपलिंग की वाइफ का नाम कोरोलिन। राइट्स इन हर डायरी, वो लिखती है अपनी डायरी के अंदर 14 अक्टूबर 1892। उस डायरी के पेज पर, जिस पेज पर वो लिखती थी, उस पर डेट क्या मेंशन की गई थी? 14 अक्टूबर 1892। दैट देयर डे वाज रिग्ड बाय 2 रिपोर्टर्स, की जो उनका दिन था क्या हो चुका था? रिग्ड हो गया था। रिग्ड का मतलब क्या 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 होता है? डिस्ट्रॉय, कि उनका दिन था वो पूरा खराब हो गया था। किस वजह से? बाय 2 रिपोर्टर्स, की दो रिपोर्टर थे, वो आते हैं। पेन कहाँ गया इसका? कि दो रिपोर्टर थे, उनके द्वारा उनकी लाइफ क्या हो चुकी थी? डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। टाइम डिस्ट्रॉय हो चुका था बाय द 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बोस्टन। सी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड, की जो बोस्टन नाम की जगह थी, वहाँ से 2 रिपोर्टर आते हैं। उनकी वजह से उनका जो पूरा दिन था वो क्या हो चुका था? डिस्ट्रॉय हो चुका था, खराब हो चुका था। कैसे? सी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड को रिपोर्ट करती है, बताती है। एज सेइंग, ये कहते हुए, टू द रिपोर्टर्स, उन रिपोर्टर्स को, वाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, कि भाई मैं क्यों मना करूं इंटरव्यू देने के लिए? उसका रीजन बताया गया है, बिकॉज, क्योंकि। भाई अगर भाई तुम्हें पता होगा भाई मैं इंटरव्यू देने के लिए क्यों मना करता हूं? बिकॉज, क्योंकि इट इज़ इमोरल। अब वो देखो इस चीज़ को क्या बता रहे हैं, जो रूडयार्ड किपलिंग है वो इंटरव्यू के लिए क्या बोलते हैं? बिकॉज इट इज़ इमोरल। वो इंटरव्यू क्या बता रहे हैं? पूरा इमोरल बता रहे हैं। इमोरल का मतलब बिल्कुल ही मतलब सीधे से बोले तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पाप। इस चीज़ को वो क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल पाप के मतलब देखते हैं। इमोरल का मतलब माने तो हम अनुचित भी बोल सकते हैं, कि हाँ ये बिल्कुल अनुचित है, गलत है, एक पाप के रूप में बता रहे हैं इसको, कि बहुत ज़्यादा गलत है। इट इज़ ए क्राइम। और साथ में क्या बोल रहे हैं? कि ये क्या है? एक क्राइम होता है, अपराध होता है। कैसे? जस्ट एज मच ऑफ ए क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन, कि ये इतना बड़ा क्राइम है जैसे कोई मेरे प्रति क्या करता है? ऑफेंस का मतलब क्या होता है? ऑफेंसिव होना, विरोध में होना। किसके लिए? एज एन असोल्ट। असोल्ट किसको कहा जाता है? असोल्ट का मतलब होता है वॉयलेंट फिजिकल अटैक, मतलब फिजिकली अटैक करना, मारना पीटना, फिजिकली वॉयलेंट करना, फिजिकली अटैक करना, वो होता है असोल्ट। एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट। अब मेरिट का मतलब यहाँ फायदा नहीं होगा, यहाँ पर मेरिट का मतलब होगा डिजर्व भी, वर्दी हो। भाई वो इस चीज़ का को भी डिजर्व करते हैं पनिशमेंट। भाई ऐसे लोग जो क्या करते हैं? एज ए पर्सन असोल्ट का काम करते हैं या फिर मारपीट का काम करते हैं, जिस प्रकार उनको वो डिजर्व करते हैं। मतलब जैसे एक आदमी किसी को क्या करता है? मारता पीटता है, असोल्ट करता है, उसके साथ में हिंसा करता है, तो उसको जितना पनिशमेंट मिलना चाहिए उतना ही किन लोगों को मिलना चाहिए? इन लोगों को जो ज़बरदस्ती इंटरव्यू लेने का काम करते हैं। तो मतलब इन जो असोल्टेंट होते हैं, जो लड़ाई झगड़े का काम करते हैं, जितना पनिशमेंट उनको मिलना चाहिए उतना ही पनिशमेंट के हकदार कौन है? ये जो रिपोर्टर होते हैं, जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, वो भी होने चाहिए।
आगे बताया गया है इट इज़ कावर्डली एंड वाइल, और क्या बताया गया है इनको साथ साथ, बिल्कुल कावर्डली बताया गया है और वाइल बताया गया। वाइल का मतलब क्या होता है, डिसगस्टिंग, मतलब बहुत ही गलत बताया गया है इसको, और कावर्डली मतलब कायरता वाला काम बताया गया है। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, आगे क्या लिखा है, नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, अगर कोई भी रिस्पेक्टेबल सम्मान्य व्यक्ति होगा, जो अच्छी पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति होगा, वो ना तो कभी इसके बारे में पूछेगा, मच लेस गिव इट, ना तो कभी किसी का इंटरव्यू लेगा, और बिल्कुल न के बराबर चांस है इंटरव्यू देने की, ना तो वो कभी इंटरव्यू लेगा और ना ही इंटरव्यू देगा। ये बात कौन बोल रहे हैं, रुडयार्ड किपलिंग बोल रहे हैं। येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ प्रिपरेटेड सच एन असोल्ट ऑन मार्क टाउनी ओनली ए फ्यू ईयर्स बिफोर। अब देखो ये जो हमारे राइटर है वो किपलिंग के बारे में क्या बोल रहे हैं कि जो ये हमारे किपलिंग है, हैड हिमसेल्फ प्रिपरेटेड, प्रिपरेटेड का मतलब क्या होता है, ये पाप कर चुके हैं। जो पाप था, कौन सा पाप, जो ये इमोरल बता रहे थे, किस चीज़ को, इंटरव्यू को। भाई हाँ, ये दुनिया को तो क्या बता रहे हैं कि इंटरव्यू देना और लेना बहुत ज़्यादा गलत है, एक पाप के रूप में देख रहे हैं, और ये पाप वो खुद कर भी चुके हैं। कब, ए फ्यू ईयर्स बिफोर। किसको दिया था, मार्क टाउनी, कि ये जो असोल्ट थे, वो असोल्ट था वो किसके साथ कर चुके हैं, मार्क टाउनी। खुद इंटरव्यू को गलत बता रहे हैं, जबकि वो एक बार खुद कुछ साल पहले ही मार्क टाउनी का इंटरव्यू लेते हैं। तो मतलब लोगों को पाप बता रहे हैं और पाप में खुद भी शामिल हो रहे हैं। एच जी वेल्स इन एन इंटरव्यू इन 1894, कि अब एच जी वेल्स जो है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, क्या कहा है, 1894, कब की बात हो रही है ये, 1894 की बात हो रही है। रेफर टू द इंटरव्यूइंग ऑर्डियल। अब ऑर्डियल का मतलब क्या होता है, पेनफुल बता रहे थे इस चीज़ को, कि वो बोल रहे हैं कि रेफर, वो भी बताते हैं इंटरव्यूइंग ऑर्डियल की, उनके साथ में जो इंटरव्यू में क्या क्या होता है, वो जो पेनफुल जो उनकी प्रोसेस थी, घटना हुई थी उनके साथ में, वो बताते हैं। बट वाज ए फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यू, लेकिन बार बार वो क्या बने हैं भाई, इस चीज़ को वो पेनफुल तो बता रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार लगातार कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू देते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। एंड 40 ईयर्स लेटर, 40 साल बाद में, फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टेलिन, और अपने आप को देखा किसके रूप में, इंटरव्यू के रूप में। अब देखो ये इंटरव्यू का मतलब, जो इंटरव्यू, जिसका इंटरव्यू लिया जाता है, मतलब उनका इंटरव्यू लिया गया था और फ्रीक्वेंटली वो इंटरव्यू देते भी थे। और इस बात के 40 साल बाद में, जब वो इंटरव्यू को क्या बता रहे थे, ऑर्डियल बता रहे थे, ऑर्डियल का मतलब पेनफुल बता रहे थे, उसके 40 साल बाद में वो जोसेफ स्टेलिन को इंटरव्यू देते हुए भी पाए गए थे। आगे लिखा है साउल बेलो हु हैज कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन्स। और भाई अब जो साउल बेलो है वो भी क्या करते हैं, अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं, मतलब अलाउ करते हैं किस मामले में, सेवरल ओकेजन्स, इंटरव्यू देने में सेवरल ओकेजन्स, कुछ बहुत सारे अवसरों पर, सेवरल मतलब कुछ, ओकेजन मतलब जो हमारे अवसर्स होते हैं उनके बात हो रही है, अवसर के ऊपर अपने आप को इंटरव्यू देते हुए देखा। नेवरदलेस वन डिस्क्राइब्ड इंटरव्यूज एज बीन लाइक थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। लेकिन भाई वो साथ साथ वो बार बार इंटरव्यू देते तो हैं, कुछ ओकेजन्स पे उनको देखा गया था इंटरव्यू देते हुए, लेकिन फिर भी वो देखो क्या बोल रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन मिलेगी वो है लाइक, क्या बता रहे हैं, किसके जैसे बता रहे हैं, थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। और वो बता रहे हैं कि इंटरव्यू लेने का मतलब ये है कि सामने वाला हमारे पाइप, मतलब जो ये हमारी जो ब्रीदिंग पाइप होती है, श्वास नली की बात हो रही है, उस पर क्या बना रहा है, वो थंब प्रिंट, मतलब थंब प्रिंट ऑन हिज विंड पाइप का अगर सीधे से मतलब देखें तो भाई ये है कि वहाँ दम घुटने जैसा फील होता है। जैसे भाई कोई अगर आपके गले को थोड़ी देर के लिए दबा के रख लें, आपका दम घुटेगा और साथ में ही उसके जो फिंगरप्रिंट्स है वो आपके थ्रोट के ऊपर, गले के ऊपर क्लियरली एकदम दिखाई देंगे। तो वो ये बात बोल रहे हैं कि हाँ, इंटरव्यू देना ऐसे होता है कि सामने वाला आपके गले को क्या कर रहा है, ज़बरदस्ती दबा के बैठा हुआ है, ज़बरदस्त तरीके से दबा के बैठा है। आगे लिखा है येट डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यूज। अब देखो लिखा है येट, फिर भी, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद भी, डिस्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू। भाई इतने ड्रॉबैक है इंटरव्यू में, क्या है, इतने ड्रॉबैक्स दिखाए गए हैं। अभी तक जो बातें बताई गई थी सारे इसके ड्रॉबैक्स ही थे, मतलब इसमें कमियां थी, हानियां थी। इट इज़ ए सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम, लेकिन ये क्या है, एक बहुत ही अच्छा सर्विसेबल। अब सर्विसेबल का मतलब क्या होता है, यूजफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, कि ये बिल्कुल एकदम सर्विसेबल मीडियम, माध्यम बताया गया है, मतलब बहुत ही काम का उपयोगी तरीका बताया गया है, किसका, कम्युनिकेशन का, मतलब बातचीत करने का बिल्कुल एकदम उपयोगी और अच्छा तरीका बताया गया है इंटरव्यू को। इतनी कमियां हैं फिर भी इसको अच्छा तरीका बताया गया है। अब दीज डेज, अब ये देखो जो आगे ये बात लिखी गई किसी और के द्वारा लिखी गई, हम आगे देखेंगे। इसको लिखा है दीज डेज मोर देन एट एनी अदर टाइम और मोस्ट विविड इंप्रेशंस ऑफ आवर कंटेम्प्रेरीज
आर थ्रू इंटरव्यूज डेनिस ब्रियन वॉज रिटन। ये डेनिस ब्रियन थे, उन्होंने ये लिखा था, क्या लिखा था कि दीज डेज, इन दिनों में, मोर देन एट एनी अदर टाइम, कि इन दिनों में और किसी अन्य टाइम के बजाय इन दिनों में, और मोस्ट विविड इम्प्रेशंस, मतलब विविड का मतलब क्या होता है, विविड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और क्लियर बोल सकते हैं हमको, बिल्कुल एक स्पष्ट क्लियर जो इंप्रेशन प्रभाव दिखता है किसका, और कंटेम्प्रेरीज। कंटेम्प्रेरीज का मतलब क्या होता है, जैसे अभी भाई प्राइम मिनिस्टर की बात कर लें, नरेंद्र मोदी है और अभी हम है, तो मतलब जो हमारे टाइम पर जो लिविंग पर्सन है, जीवित आदमी है, वो हमारा क्या हो जाएगा, कंटेम्प्रेरी हो जाएगा। तो हमारे कंटेम्प्रेरी मोदी या फिर नरेंद्र मोदी के कंटेम्प्रेरी हम है, तो आ जाएगा आर थ्रू इंटरव्यूज, कि जो हमारे कंटेम्प्रेरीज है, मतलब जो इंसान जो अभी हमारे टाइम में वो क्या है, जिंदा है, जीवित है, तो वो हमारे कंटेम्प्रेरीज है, वो हमारे बारे में अच्छे से जान पाएंगे, या फिर हम उनके बारे में अच्छे से जान पाएंगे, किसके थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू। आगे लिखा है ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ, आगे लिखा है ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रिचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर। भाई हर जगह पर हम देखेंगे कि एक आदमी है, वो दूसरे से क्वेश्चन पूछता हुआ मिलेगा और वो सामने वाला उसके आंसर देता हुआ मिलेगा। बिकॉज ऑफ दिस, और इस वजह से द इंटरव्यूअर होल्ड्स ए पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब इसका मतलब क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस, और इसी की वजह से द इंटरव्यूअर होल्ड्स ए पोजीशन। भाई अब जो व्यक्ति होंगे आमने सामने बैठेंगे, तो जो इंटरव्यू लेने वाला होगा वो क्वेश्चन करेगा, तो जो क्वेश्चन करने वाला व्यक्ति है होल्ड्स ए पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर। अनप्रेसिडेंटेड का पावर नेवर डन और नोइंग बिफोर, कि ऐसा पावर जो दिखाई नहीं दे रहा, जिसके बारे में पहले पता भी नहीं होता, लेकिन उसके पास एक पावर होती है और इन्फ्लुएंस, और उसके साथ में क्या होता है, उसके पास में एक अलग ही उसके पास प्रभाव होता है, कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसके पास दिखाई तो नहीं, भाई ऐसी पावर है जो कभी दिखाई तो नहीं देती, लेकिन उसके पास पावर होती है कि अब वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका जो आंसर है वो सामने वाले इंटरव्यू को देना ही पड़ेगा। तो ये था हमारे इंटरव्यू के बारे में। अब नेक्स्ट बात है इसके पार्ट सेकंड की। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको देखेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। और इस सेकंड पार्ट के साथ साथ ही जैसे ये पार्ट हमारा कंप्लीट होगा, हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों, मतलब जो क्वेश्चन है वो आंसर के साथ में आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो तब तक आप इसको अच्छे से देखें और अपने क्लासमेट्स को शेयर करें। थैंक यू।